बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो लास्ट क्लास के अंदर हम प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट को डिस्कस कर चुके, और आखिरी पॉइंट जो हमारा चल रहा था वो था कि अगर किसी एक्सपेंडिचर के हवाले से हमारे पास कोई रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव मौजूद है या किसी एक्सपेंडिचर को हम अपने फ्यूचर एक्शन के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं, जिसमें फ्यूचर में ऑपरेट करने की कॉस्ट भी शामिल है, जिसमें फ्यूचर लॉसेस को हम अवॉइड भी कर सकते हैं, तो वो एक्सपेंडिचर्स को पे करना हम पर फिर आज ऑब्लिगेशन नहीं होगा अगर हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। तो इसकी और एग्जांपल्स जो हमें इलस्ट्रेशन से रीड करनी है वो क्या क्या है। तो इलस्ट्रेशन में एग्जांपल नंबर 7 आपको दिख रही है, और ये एग्जांपल नंबर 7 आपके सामने क्या है, क्या लिखा हुआ है? गवर्नमेंट इंट्रोड्यूसेस अ नंबर ऑफ चेंजेस टू द इनकम टैक्स सिस्टम। गवर्नमेंट जो क्या कर रही है, इंट्रोड्यूस कर रही है बहुत सारी चेंजेस इनकम टैक्स लॉज में। पाकिस्तान में ऐसा कब हुआ? पाकिस्तान में ऐसा हुआ मुशर्रफ दौर के अंदर, जब इनकम टैक्स 2001 ऑर्डिनेंस लाया गया, तो हमारा टैक्स लॉ बहुत बड़े पैमाने पर जो था वो चेंज हुआ। यानी हमारे टैक्स के कानून में एक मेजर रिस्ट्रक्चरिंग की गई। टैक्स के कानून को इंटरनेशनल रिक्वायरमेंट के मुताबिक लाया गया। तो इसका मतलब क्या हुआ? वो तमाम लोग जो पुराने लॉस के एक्सपर्ट थे, अब क्या हुआ, उनको नया लॉ सीखना पड़ा, नया लॉ समझना पड़ा, नए लॉ के हिसाब से अपनी एक्सपर्टीज डेवलप करनी पड़ी। वो तमाम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स या टैक्स का पेपर देने वाले जो 2001 से पहले पेपर दे चुके थे, उन्होंने तो पुराना कानून पढ़ा हुआ था। अब ये कोई एनुअल चेंज नहीं था, ये मेजर चेंज था। एनुअल चेंज तो फाइनेंस एक्ट का आता है पर ईयर, ये हम जानते हैं। ये फाइनेंस एक्ट वाला चेंज नहीं था, ये हमारा इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 1979 से रिपील्ड होकर क्या हो गया, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 बन गया। समझ रहे हैं बात को? तो इससे सोचिए जरा, ना सिर्फ टैक्स डिपार्टमेंट मुतासिर हुआ होगा, जितने भी टैक्स कंसल्टेंट्स हैं वो मुतासिर हुए होंगे, जितने भी टैक्स प्रैक्टिशनर्स हैं वो मुतासिर हुए होंगे, और जो किसी कंपनी के टैक्स डिपार्टमेंट को संभालते हैं लोग, जो टैक्स में डील करते हैं, वो सब भी मुतासिर हुए होंगे। क्या ख्याल है, बताइए। रिस्पांस कीजिए भाई, अगर आप सबका रिस्पांस मिलेगा तो बात बनेगी। तो अगर आप एक कंपनी हैं और आपके पास टैक्स डिपार्टमेंट में कुछ एम्प्लॉइज हैं जो पुराना टैक्स लॉ जानते हैं, नया टैक्स लॉ नहीं जानते, तो यू हैव टू ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर 1 आपके पास क्या है कि आप उन एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज को नए टैक्स लॉ की प्रैक्टिस यानी नए टैक्स लॉ की ट्रेनिंग करवा दें, ट्रेनिंग। यस और नो? या आप ऑलरेडी ट्रेंड लोगों को अपने पास क्या कर लें, जॉब पे रख लें, पुराने वालों को निकाल कर। इसका मतलब क्या है कि क्या नया लॉ आने से आप ट्रेनिंग के लिए बाउंड हो गए कि आपको लाजमी अपने तमाम एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देनी है? क्यों? क्योंकि आपके पास यहां पर रियलिस्टिक ऑल्टरनेटिव मौजूद है, आप इस ट्रेनिंग कॉस्ट को अवॉइड कर सकते हैं। यस और नो? भले आपका ट्रेनिंग करवाने का इंटेंशन हो तब भी, भले आपका ट्रेनिंग करवाने का इंटेंशन हो तब भी ट्रेनिंग आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं, जब तक कि वो ट्रेनिंग हो ना जाए। तो अगर ट्रेनिंग हो गई तो पास्ट इवेंट अकर हो गया, उस पास्ट इवेंट के अकर होने के बिना पर उस ट्रेनिंग की कॉस्ट पे करने की आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट हो गई। तो जब तक ट्रेनिंग अकर नहीं होगी तब तक ट्रेनिंग कॉस्ट बेयर करने की आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन अकर नहीं करती। यस और नो? इवन आपका ट्रेनिंग करवाने का इंटेंशन हो तब भी, इंटेंशन हो तब भी, ये बात बड़ी कीमती कर रहा हूं मैं। क्या कहते हैं? हाँ, लेकिन अगर आप डिसीजन लेते हैं एम्प्लॉयज को फारिग करने का,
तो हो सकता है एम्प्लॉयज को फारिग करने से कोई और ऑब्लिगेशन क्रिएट हो जाए आपके ऊपर, कंपनसेशन देनी पड़े। यस और नो? तो वो जो इजाफी कंपनसेशन होगी, वो कंपनसेशन पे करने के लिए आप जब तक बाउंड नहीं होंगे, जब तक आप उन एम्प्लॉयज को निकालने का फैसला ना कर लें, उनकी कोई पब्लिक अनाउंसमेंट ना कर दें, इंटेंशन होने से भी वहां कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होगी। ये चीज ध्यान में रखिएगा अगर कोई लॉ नहीं है तो इसका मतलब ये कि अगर आप एम्प्लॉयज को फारिग करने जा रहे हैं और उसकी पब्लिक अनाउंसमेंट हो चुकी है रिपोर्टिंग डेट तक, तो फिर रिपोर्टिंग डेट पर कंपनसेशन पे करने की ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है, अदरवाइज नहीं करती। ये बहुत सारी कहानियां मैं एक कहानी में रिलेट कर रहा हूं, एग्जाम इस तरह बनता है। हमने तो आईएफआरएस से एक इलस्ट्रेशन पढ़ ली, उसका एक रुख पढ़ लिया, लेकिन एग्जामिनर उसमें दूसरा रुख भी शामिल कर देता है। तो फिर अगर हम यहां से कॉपी पेस्ट करते हैं तो वहां पर हमारा जवाब पूरा नहीं बनता। तो जवाब लिखते वक्त हमें दूसरे एस्पेक्ट्स को भी सोचना चाहिए पेपर के अंदर। क्या कहते हैं? The government introduces number of changes to the income tax system. As a result, these changes an entity in financial services sector will need to retrain a large proportion of its administrative and sales workforce in order to ensure continued compliance with the financial services regulation. At the end of the reporting period, no retraining of staff has taken place. रिपोर्टिंग पीरियड के एंड पर कोई स्टाफ ट्रेनिंग हुई नहीं है, तो क्या कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है? आंसर इज नो। देयर इज no obligation as a result of past obligating event because no training has taken place, no past event has occurred, and we can avoid this we can avoid this expenditure by our future actions. We have realistic alternative. yes or no बोलिए बेटा। तो नो प्रोविजन, हम प्रेजेंट से, प्रेजेंट का आंसर में क्या मिला? नो मिला। अब हम यहां पर इस केस में पॉसिबल की तरफ भी नहीं जा सकते। पॉसिबल की तरफ जब जाना होता है जहां पर डिस्प्यूट हो किसी काम पे, तो लॉ सूट वाले केस में हम प्रेजेंट के बाद पॉसिबल की तरफ जाते हैं, अदरवाइज हम पॉसिबल की तरफ नहीं जाते, हम डायरेक्ट क्या बोलते हैं? नो, बस खत्म। अगर प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट का आंसर क्या हो गया? नो हो गया, तो बस आप डायरेक्ट बोले डू नथिंग, नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड। हाँ, लॉ सूट वाले केस में आपको देखना होता है कि क्या कोई पॉसिबल ऑब्लिगेशन है या नहीं है। जवाब दें। ठीक है जी, यहां तक बात समझ में आती है? अगली एग्जांपल देख रहे हैं, एग्जांपल नंबर 11, रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस। देख रही है आपको एग्जांपल रिपेयर एंड मेंटेनेंस वाली? जवाब दे। ये एग्जांपल मैं कल वर्बली आपसे डिस्कस कर चुका था, लेकिन यहां से पढ़ रहे हैं। सम एसेट्स रिक्वायर in addition to routine maintenance substantial expenditure every few years for what?
मेजर रिफिट्स या रिफर्बिशमेंट एंड द रिप्लेसमेंट ऑफ मेजर कंपोनेंट्स। ठीक है, कि जो साल भर का रिपेयर एंड मेंटेनेंस होता है वो तो होता ही होता है, लेकिन हर 3 साल या 5 साल बाद में आपको एक मेजर ओवरहॉलिंग करनी पड़ती है प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की। यस और नो? तो इसमें जो बेस्ट एग्जांपल है वो एयरक्राफ्ट की है। एयरक्राफ्ट देखें, हर जहाज का इंस्पेक्शन होता है फ्लाइट होने से पहले, हर टेक ऑफ से पहले जहाज का इंस्पेक्शन होता है। ये माइनर इंस्पेक्शन होता है, उसका माइनर रिपेयर एंड मेंटेनेंस तो होता ही रहता है, उसकी सफाई सुथराई तो होती रहती है, जहाज की क्लीनिंग भी होती रहती है, जहाज का माइनर इंस्पेक्शन भी हर टेक ऑफ से पहले होता रहता है। वो माइनर इंस्पेक्शन डे टू डे कॉस्ट है, चार्ज कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। लेकिन एज पर एविएशन रेगुलेशंस, ये जो एविएशन अथॉरिटीज होती है, हमारे मुल्क में सिविल एविएशन अथॉरिटी है, इनकी तरफ से कुछ रिक्वायरमेंट होती है लीगल, और वो लीगल रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हर 3 साल या 5 साल के एंड पर जहाज को अंडरग्राउंड कर कर उसको फ्लाइट करने से रोक दिया जाएगा और पहले उसकी परफॉर्म की जाएगी मेजर ओवरहॉलिंग। उस मेजर ओवरहॉलिंग में क्या होगा, कुछ चीजें रिफिट्स होंगी, उसका जो इंटीरियर है, सीट्स, कवर्स, इंटीरियर के इंस्ट्रूमेंट्स में भी एसी, जो जहाज का एसी है, या दीगर जो भी गैजेट्स वहां पर हैं मौजूद, वो रिप्लेस किए जाएंगे, मेजर रिफिट्स होंगे। यस और नो? क्या कहते हैं? क्लीनिंग परफॉर्म की जाएगी, मे बी जहाज को रीपेंट किया जाएगा, मतलब मैनी थिंग्स। ये बात आप सारी समझ पा रहे हैं? इस ओवरऑल सिनेरियो को हम क्या बोलेंगे? मेजर ओवरहॉलिंग। जवाब दें, रिस्पॉन्स करें प्लीज। इस ओवरऑल सिनेरियो को हम क्या बोलेंगे बेटा? मेजर ओवरहॉलिंग। और सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से ये ओवरहॉलिंग जो है वो क्या है? लीगली करवाना लाजमी है। यानी 3 साल बाद जहाज अगली फ्लाइट नहीं ले सकता लीगली जब तक कि उसकी ओवरहॉलिंग परफॉर्म ना हो जाए। सही है? तो क्या ये ओवरहॉलिंग परफॉर्म करना हम पर ऑब्लिगेशन है? अगर 3 साल जहाज के पूरे हो गए हैं या 5 साल जहाज के पूरे हो गए हैं, तो क्या फिर ये ओवरहॉलिंग परफॉर्म करना हम पर ऑब्लिगेशन है? क्या इस ओवरहॉलिंग एक्सपेंडिचर को हम कैपिटलाइज करके इसको परफॉर्म करने की ऑब्लिगेशन को, यानी लायबिलिटी को हम क्या कर दें? क्रेडिट कर दें? क्या इसका भी हम प्रोविजन बना लें? सवाल आपसे, आप सबके जवाब का मुंतजिर हूं मैं। सबकी पार्टिसिपेशन चाहिए बेटा। क्या कहते हैं आप? बाकी लोग क्या कहते हैं? नो? यस, आंसर इज नो। क्योंकि आप इस ओवरहॉलिंग को अवॉइड कर सकते हैं जहाज को सेल करके। बेहतरीन बात, जहाज को बेचकर। तो इसका मतलब ओवरहॉलिंग जब जरूरी होगी, जब अगली फ्लाइट लेनी होगी। तो जब तक ओवरहॉलिंग एक्सपेंडिचर इनकर नहीं हो जाएगा, उसको पे करने की लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। क्या ये बात सबको क्लियर होती है? तो इसका मतलब कुछ लायबिलिटीज के एग्जिस्ट करने के लिए पास्ट इवेंट का होना जरूरी है, और पास्ट इवेंट खुद ओवरहॉलिंग है ना। तो जब तक ओवरहॉलिंग परफॉर्म नहीं हो जाती, ओवरहॉलिंग को पे करने की लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। और हम उस ओवरहॉलिंग को अवॉइड कर सकते हैं कैसे? उस एयरक्राफ्ट को बेचकर। अब ये सारी बातें नीचे लिखी हुई आ रही हैं एग्जांपल्स के अंदर। तो some assets require, in addition to routine maintenance, substantial expenditure every few years for major refits or refurbishment and replacement of major components.
I16 property plant equipment give guidance on allocating on an asset to its component parts where these components have different useful lives or provide benefits in a different pattern. तो I16 देखें, हमने क्या कहा था, अगर आपको याद हो, एयरक्राफ्ट को हमने कैसे कैपिटलाइज किया था? क्या हमने एयरक्राफ्ट को बतौर एयरक्राफ्ट कैपिटलाइज किया था या हमने इंजन अलग कैपिटलाइज किया था और एयरफ्रेम अलग कैपिटलाइज की थी I16 में? आपने क्या सीखा था बताइए आप मुझे। मेजर कंपोनेंट्स को हमेशा अलग अलग करके कैपिटलाइज किया जाता है, वजह क्या थी उसकी जरा बताइए आप। वजह क्या थी उसकी? डिफरेंट यूजफुल लाइफ एंड डिफरेंट पैटर्न ऑफ कंजम्पशन, डिफरेंट डेप्रिसिएशन। यस, ऐसा ही है ना? वेरी गुड, जबरदस्त बात कर दी। अच्छा, अब इस बात को जहन में रखते हुए हम आगे पढ़ते हैं। इस बात को मैं कंटिन्यू करूंगा थोड़ा सा आगे चल के। अब आप 11A देखें। 11A क्या कहता है? रिफर्बिशमेंट कॉस्ट, नो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट। आपको हर 3 या 5 साल के एंड पर किसी एसेट को रिफर्बिश करना है, लेकिन कोई लॉ मौजूद नहीं है, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। और लॉ मौजूद हो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि अगर लॉ मौजूद हो और हम उसको अपने एक्शंस के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं, तो फिर तब भी हम पर लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। ये बात अच्छी तरह दिमाग में फिट कर ले। ठीक है जी। अब फर्नेस, फर्नेस क्या होता है भाई? जवाब दें। फर्नेस क्या होता है? फर्नेस भट्टी, हीटर, बॉयलर। जवाब देंगे? चिमनी, चूल्हा, भावा, ये सारे आ गए मैदान में। क्लास में नहीं बोलते हो तुम लोग इतना, हैं? इधर बोल रहे हो। ये अच्छी बात है, पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो क्लास में भी कर लिया करो ऐसे। अरे, तंदूर वाले को देखा? तंदूर वाले को, तंदूर वाले का तंदूर जो है, तंदूर, वो क्या है? तंदूर वाला तंदूर में पकाता है ना खाना। उसका तंदूर जो है वो क्या है? बेटा क्लास में तुम और बातें करते हो ना, मसला यही है। तंदूर वाले का तंदूर फर्नेस ही है ना, है? अच्छा, वो तंदूर का जो घड़ा बनाता है, उस घड़े में भी एक चीज लगाता है, एक लेयर लगाता है, एक लेयर जिसको आउटर लेयर बोलते हैं। तंदूर बना हुआ देखा? तंदूर, उसमें वो एक लोहे लोहे का एक बॉडी लगाता है, एक लेयर बनी होती है उस तंदूर में, लोहे की चादर लगी होती है। रोटी जिस पे चिपकती, बिल्कुल वही, वही तो लाइनिंग है उसकी फर्नेस की, है ना? अब जरा बताइए, वो घड़ा तो, वो तंदूर का घड़ा जो है वो तो स्ट्रक्चर है, वो तो अपनी जगह पे रहेगा। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो एक्सपायर क्या होगा? घड़ा स्ट्रक्चर है, उसकी लाइफ ज्यादा है, लेकिन जो उसकी लाइनिंग है, लाइनिंग मतलब वो जो उसके अंदर वो लोहे की चादर लगाई हुई है, वो एक्सपायर हो जाएगी वक्त के साथ साथ, आग लग लग के खराब हो जाएगी।
उसको वक्तन फवक्तन रिप्लेस करना पड़ेगा, 2 साल में, 3 साल में। क्या ख्याल है? ख्याल है कि नहीं? तो क्या हमारे पास फूड अथॉरिटीज आती हैं इंस्पेक्शन करने के लिए कि क्या तुमने भाई ये लाइनिंग, अपने तंदूर की लाइनिंग चेंज की कि नहीं की अब तक? जरा बताइए मुझे आप। ये छापा तो वो फूड अथॉरिटीज जो है वो खाने पीने के आइटम पे मारती हैं, इन आइटम पे कहाँ छापा मारती हैं यार कि तुमने लाइनिंग चेंज की कि नहीं की? वो अपने मतलब की चीजों पे छापा मारते हैं, खाने पानी चीजों के पे जरा ये चेक करवाओ, ये चखाओ, इन पर कहाँ छापे मारते हैं? मारते हैं छापे कोई? इन पे छापे थोड़ी मारते हैं। अब इसका मतलब है कि तंदूर की जो इंटरनल लेयर है, जो लाइनिंग है, उसको रिप्लेस करना कोई आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन नहीं है, मतलब लीगली आप बाउंड नहीं है। लेकिन फिर भी आप उसको रिप्लेस करेंगे ना या नहीं करेंगे बताइए? 4 साल बाद, 3 साल बाद, जवाब दीजिए। ठीक है ना? तो अगर अगर उसको रिप्लेस करना आपके ऊपर लीगली भी जरूरी होता, तब भी आप पर उसको रिप्लेस करने की कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होती। बड़ी सिंपल सी बात है। जब तक के आप उस एक्सपेंडिचर को इनकर ना कर लें और उसको रिप्लेस ना कर दें, तो कोई लायबिलिटी एग्जिस्ट नहीं करेगी। चाहे लॉ हो या लॉ ना हो, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसको अपने फ्यूचर एक्शन के थ्रू अवॉइड कर सकते हैं। क्या कहते हैं? जवाब देंगे बेटा जो बातें मैं बोल रहा हूं आपसे? तो अब तंदूर वाले सिनेरियो को रखते हुए, अब आप तंदूर में चले जाएं या किसी स्टील मिल में चले जाएं, भट्टी का इस्तेमाल सब जगह पर है। तंदूर से लेके पहुंच जाएं किसी बड़ी स्टील मिल के अंदर, ठीक है जी, सब जगह इसका फर्नेस का इस्तेमाल है ना। मतलब भट्टी, बेकरी में चले जाएं, किसी बेकरी में, जवाब दें। सब जगह इस्तेमाल है। तो अब फर्नेस, हमजा बोल रहा है शुगर मिल में भी है। क्या बात है हमजा बेटा, तो शुगर मिल से एक फोटो खींच के भेजना जरा हमें फर्नेस की। हमजा बच्चों को रियल प्रॉपर्टी बनाने इक्विपमेंट की फोटो दिखाते हैं पर, और उसके कंपोनेंट इंडिकेट करना अलग अलग से। ये तुम्हारा असाइनमेंट है हमजा फिर अब आज का। अब ये नहीं बोलना शुगर मिल कोरोना की वजह से बंद पड़ी हुई है। चलो तुम जाते नहीं हो तो मंगवा तो सकते हो ना। ओके, a furnace has a lining that needs to be replaced every 5 years for technical reasons। हाँ भाई, देखो कुछ होते हैं लीगल रीजन, कुछ होते हैं टेक्निकल रीजन। तो एक फर्नेस की लाइनिंग को तब्दील करना पड़ेगा ड्यू टू टेक्निकल रीजंस हर 5 साल के बाद या हर 5 साल के एंड पर। एट द एंड ऑफ द रिपोर्टिंग पीरियड द लाइनिंग हैज बीन यूज्ड फॉर 3 इयर्स। तो अब तक लाइनिंग जो है वो 3 साल इस्तेमाल हो चुकी है। तो क्या उस लाइनिंग को रिप्लेस करने की कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट करती है? आंसर इज नो। 3 साल क्या 5 साल हो जाए तब भी एग्जिस्ट नहीं करती यार। रिप्लेसमेंट कॉस्ट जब तक इनकर ना हो जाए तब तक आप उसको कैपिटलाइज करके लायबिलिटी क्रेडिट नहीं कर सकते। देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन। कंक्लूजन क्या है? नो प्रोविजन इज रिकॉग्नाइज्ड। अब वजह क्या है? वजह ये है आपके सामने, the cost of replacing the lining is not recognized because at the end of the reporting period no obligation to replace the lining exists independently of the company's future actions. Even the intention to incur the expenditure depends on the company deciding to continue operating the furnace or to replace the lining. अगर आप 5 साल के एंड पे फर्नेस ही डिस्पोज ऑफ कर देते हैं तो लाइनिंग रिप्लेस कैसे होगी? आप पूरा फर्नेस डिस्पोज ऑफ कर दें और उसके बाद नया फर्नेस क्या कर लें, एक्वायर कर लें, खत्म हो गई बात। नया फर्नेस, नई लाइनिंग, नया कैपिटल एक्सपेंडिचर, सो ऑन।
तो इसका मतलब ये है आप इस एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर सकते हैं, और उसको अवॉइड करने के मुख्तलिफ वेज हो सकते हैं. इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, the depreciation of the lining takes account of its consumption, that is it is depreciated over 5 years. तो अगर वो तंदूर है, तंदूर के स्ट्रक्चर की लाइफ जो है वो 10 साल है और उसकी लाइनिंग की लाइफ जो है वो 5 साल है, तो स्ट्रक्चर डेप्रिशिएट होगा 10 साल में और लाइनिंग वाला कंपोनेंट डेप्रिशिएट होगा 5 साल में. The relining costs then incurred are capitalized with the consumption of each new lining shown by depreciation. अगर 5 साल पे डेप्रिशिएट होने के बाद आप लाइनिंग रिप्लेस करते हैं तो नई लाइनिंग क्या होगी, कैपिटलाइज होगी, और नई लाइनिंग मजीद 5 साल तक क्या होती रहेगी बेटा, डेप्रिशिएट होती रहेगी. ये कौन सी बड़ी बात है? ये कोई बड़ी बात ही नहीं है. आप जवाब दें. है क्लियर है? ये बिल्कुल आपके सामने. अब आते हैं वही सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ वापस, कि जहां पर रिफर्बिशमेंट, जहां पर ओवरहॉलिंग परफॉर्म करना क्या है, लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट है, लेकिन तब भी वो आपके लिए ऑब्लिगेशन नहीं बन सकता क्योंकि आपके पास ऑल्टरनेटिव मौजूद होगा. तो मैं अगली एग्जांपल पढ़ रहा हूं. अगली एग्जांपल क्या है? एन एयरलाइन इज रिक्वायर्ड टू ओवरहॉल इट्स एयरक्राफ्ट वंस एवरी 3 years. एक एयरलाइन को अपने एयरक्राफ्ट की ओवरहॉलिंग करवानी है, रिफर्बिशमेंट करवानी है हर 3 साल में एक बार. यस और नो? जवाब दीजिएगा बेटा. ठीक है जी. उसके बाद क्या कहता है? देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. अगर एयरक्राफ्ट 3 साल पूरे कर ले तो 3 साल पूरे करने पर भी आप पर ओवरहॉलिंग परफॉर्म करने की कोई ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट नहीं करती. देयर इज नो प्रेजेंट ऑब्लिगेशन. The cost of overhauling aircraft are not recognized as a provision for the same reasons as the cost of replacing the lining is not recognized as a provision in example 11. Even a legal requirement to overhaul does not make, ये बड़े कीमती जुमला है, even a legal requirement to overhaul does not make the cost of overhaul a liability. के लीगल रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी ओवरहॉलिंग आप पर लायबिलिटी नहीं बन सकती, बिकॉज नो ऑब्लिगेशन एग्जिस्ट टू overhaul the aircraft independently of the entity's future actions. The entity could avoid the entity could avoid the future expenditure by its future actions, for example by selling the aircraft. भाई ओवरहॉलिंग तो अगली उड़ान के लिए होगी ना 3 साल बाद. अगर आप ओवरहॉलिंग नहीं करवाते तो 3 साल बाद जहाज को टेक ऑफ करने नहीं दिया जाएगा. तो अगर अगली उड़ान लेनी है तो ओवरहॉलिंग करवा लें. ओवरहॉलिंग करवा लेंगे तो एक्सपेंडिचर इनकर हो जाएगा, लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी. लेकिन अगर आपने अगली उड़ान ही लेनी है, आपने बोला कि मैं ये एयरक्राफ्ट ही बेच दूंगा, तो फिर क्या होगा? फिर आप उस ओवरहॉलिंग एक्सपेंडिचर को अवॉइड कर सकते हैं. तो ओवरहॉलिंग लीगल रिक्वायरमेंट होने के बावजूद भी आपके ऊपर ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं कर सकती. अब ये आखिरी बात बड़ी कीमती है जो कि IAS 16 लेवल पे थोड़ी डिफिकल्ट बात थी. ये बात IAS 16 में मौजूद है. Instead of a provision being recognized, बड़ी तवज्जो सुनिएगा, ये लास्ट पॉइंट बड़ा कीमती पॉइंट है. Instead of a provision being recognized, the depreciation of the aircraft takes account of future incidents of maintenance cost, that is
amount equivalent to the expected maintenance cost is depreciated over 3 years. हाँ भाई, कोई है जो आप में से लास्ट लाइन को एक्सप्लेन कर दे कि बजाय प्रोविजन बनाने के जो मुस्तकबिल में होने वाली ओवरहॉलिंग है, उस ओवरहॉलिंग कंपोनेंट को डेप्रिशिएट किया जाए कितने साल पर? 3 साल पर। यानी ओवरहॉलिंग को एयरक्राफ्ट में एक और कंपोनेंट मान लिया जाए, एक तीसरा कंपोनेंट। तो आप में से कितने लोगों को मेरी ये बात समझ में आती है? जवाब दीजिए। ये आखिरी बात कोई समझा दे तो क्या ही बात है फिर। हाँ भाई, कोई है समझाने वाला, कोई है बताने वाला जो इस लास्ट पॉइंट को समझ जाए और जवाब दे। मेजर ओवरहॉलिंग हम कैपिटलाइज करेंगे, तो कैपिटलाइज तो जब करेंगे जब इनकर होगी ना। ये तो कैपिटलाइज होने से पहले की बात कर रहा है भाई हमास, और करो। अगर हम प्रोविजन क्रेडिट करेंगे तो हम एसिड डेबिट करेंगे ना। तो अगर आप ओवरहॉलिंग को पहले कैपिटलाइज कर लोगे, आप ओवरहॉलिंग को पहले कैपिटलाइज कर लोगे, तो फिर तो आपको लायबिलिटी भी क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ओवरहॉलिंग कैपिटलाइज तो उस टाइम पर होगी जब वो एक्सपेंडिचर इनकर होगा। यहां तो ओवरहॉलिंग कैपिटलाइज करने से पहले उसको डेप्रिशिएट करने की बात हो रही है बेटा। यहां तो ओवरहॉलिंग कैपिटलाइज करने से पहले उसको डेप्रिशिएट करने की बात हो रही है। क्या समझे? है, आती है बात समझ में? या चलें एग्जाम्पल की तरफ, इलस्ट्रेशन दें इसकी तफसीली आपको। भाई जाग जाओ, बता दो सब लोग यार। हमजा, हुसैन रजा, फराज, अब्दुल समद, जुनेद, कहाँ हो सब लोग बेटा? वो मैं तो दूंगा जाहिर सी बात है एग्जाम्पल। या मैं बोल दूं मैं नहीं बताऊंगा? नहीं बताऊंगा, नहीं बताऊंगा। ठीक है, चलें एग्जाम्पल लेते हैं। एक एयरक्राफ्ट है जो आपने परचेज किया है। उसके बेसिकली दो मेजर कंपोनेंट हैं। और तीसरा छुपा हुआ कंपोनेंट है जो आपको दिखाई नहीं दे रहा। अच्छा जी, मेजर कंपोनेंट इंजन, एयर फ्रेम, ओवरहॉलिंग। ठीक है, कॉस्ट। एयरक्राफ्ट आपने परचेज किया है 30 मिलियन का।
एयरक्राफ्ट आपने परचेज किया 30 मिलियन का फॉर एग्जाम्पल, उसमें इंजन की कॉस्ट है 20 मिलियन, एयर फ्रेम की कॉस्ट है 10 मिलियन, ओवरहॉलिंग कंपोनेंट जो है वो इंजन और एयर फ्रेम में मौजूद है, क्योंकि जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम जब ये सब कुछ बनकर आया तो ओवरहॉल होके आया ना आपके पास। तो टोटल कॉस्ट क्या हुई बेटा आपके पास? 30 मिलियन। इंजन की लाइफ हम अज्यूम करते हैं 20 इयर्स, एयर फ्रेम की लाइफ अज्यूम करते हैं 10 इयर्स, और हमें ओवरहॉलिंग परफॉर्म करनी है हर 3 साल बाद, हर 3 साल बाद। जवाब दें। क्या अब तक की एग्जांपल आपको समझ में आती है जो मैंने बताई आपको? इतनी बात समझ में आती है? अच्छा, अब आपको अपने आप से सवाल क्या करना है, ओवरहॉलिंग होनी किस चीज की? ओवरहॉलिंग होनी किस चीज की? अब आपको अंदाजा अब आपको क्या करना है, सोचना है कि ओवरहॉलिंग होनी किसकी है, जरा बताइए। इसी एयरक्राफ्ट की होनी है ना बेटा। और इस एयरक्राफ्ट में क्या है, इंजन है और एयर फ्रेम है, यानी कि इंजन और एयर फ्रेम की ओवरहॉलिंग होनी है। यस और नो? यानी कि इंजन और एयर फ्रेम की ओवरहॉलिंग होनी है। यस और नो? कब होनी है? आज ये एयरक्राफ्ट परचेज हुआ है, फॉर एग्जाम्पल आज है 1 जनवरी 2018, 18 खत्म हुआ, 19 खत्म हुआ, 20 खत्म हो गया, तो अब 3 साल पूरे हो गए। तो ये ओवरहॉलिंग 3 साल पूरे होने पर होनी है। लेकिन आज हम जीरो पे खड़े हैं, अभी एयरक्राफ्ट नया का नया है, हम जीरो पे स्टैंड करते हैं। हम मौजूद हैं 1 जनवरी 2018 पर, ओवरहॉलिंग होनी है 31 दिसंबर 2020 पर या 1 जनवरी 2020 पर। यस और नो बताइए। किसकी होनी है? इसी इंजन की और इसी एयरफ्रेम की। तो अब हमें एस्टिमेट लगाना है कि जो ओवरहॉलिंग होनी है इंजन और एयर फ्रेम की, वो 3 साल के एंड पर कितने की होनी है। तो 3 साल के एंड पर इस एयरक्राफ्ट को ओवरहॉल करने के लिए हमें फर्स्ट करें 3 मिलियन का एक्सपेंडिचर करना होगा। तो फ्यूचर ओवरहॉलिंग कॉस्ट कितनी है? फ्यूचर ओवरहॉलिंग कॉस्ट कितनी है? 3 मिलियन। यस और नो? ये 3 मिलियन किस पे खर्च होंगे? इंजन और एयर फ्रेम पर। अगर इस 3 मिलियन को मैं और ब्रेक कर दूं, यानी मैंने यहां लिख दिया फ्यूचर ओवरहॉलिंग, और वो फ्यूचर ओवरहॉलिंग कितने से होनी है? 3 मिलियन से। लेकिन ये 3 मिलियन अब तक मुझ पे ड्यू नहीं हुए, इनकर नहीं हुए, तो मैं इसको कैपिटलाइज तो नहीं कर सकता ना। जवाब दें। जब तक कि एक्चुअली इनकर ना हो जाए। रिस्पॉन्स चाहिए होगा आप सबका बेटा। जवाब दीजिए बेटा, रिस्पॉन्स दीजिए प्लीज। ऐसा ही है ना? तो अब सवाल है कि 3 मिलियन खर्च किस पे होने? इंजन पे होने और एयर फ्रेम पर होने। फर्ज करें 3 मिलियन में से 2 मिलियन खर्च होने हैं किस पर? इंजन पर। और 1 मिलियन खर्च होने हैं किस पर? एयर फ्रेम पर। तो मैंने क्या किया, इंजन में से 2 मिलियन का कंपोनेंट माइनस कर दिया, एयर फ्रेम में से 1 मिलियन का कंपोनेंट माइनस कर दिया, कि इस इंजन और एयर फ्रेम की कॉस्ट में एक कंपोनेंट ओवरहॉलिंग के नाम से मौजूद है, जिसका लेवल अभी 100% है।
वो कभी आपने कोई गेम खेला हो, वीडियो गेम, गाड़ियों की रेस वाला, गाड़ियों की रेसिंग वाला? फराज बेटा जरा बताना, तो मैदान में आना पड़ेगा तुम्हें बेटा। गाड़ियों की रेसिंग वाला कोई वीडियो गेम खेला हो, उसमें आपकी गाड़ी का कोई एक्सीडेंट हो जाता है, गाड़ी टकराती है, तो उसकी फिटनेस लिखी भी आती है कि इसकी फिटनेस अब 80% रह गई है। तो जब गाड़ी बिल्कुल न्यू है तो इंजन बिल्कुल फिट है, ए फ्रेम बिल्कुल फिट है। जवाब दो। तो गाड़ी कंज्यूम करने से उसकी फिटनेस कम होती है और उसको रिपेयर करने की तरफ हम जाते हैं। तो एक पॉइंट ऐसा आ जाता है जहां पे हम उसको रिपेयर करवा लेते हैं, फौरन से नहीं करवाते। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब वो फिट है तो वो फुली रिपेयर्ड है ना, मतलब तो उस इंजन की कॉस्ट में उसका ओवरहॉलिंग कंपोनेंट पहले से ही मौजूद है, उस एयर फ्रेम की कॉस्ट में उसका ओवरहॉलिंग कंपोनेंट पहले से ही मौजूद है, लेकिन हमें उसकी वैल्यू नहीं पता। तो हम क्या करेंगे कि जब 3 साल के एंड पर जो हम ओवरहॉलिंग परफॉर्म करेंगे ना, उसको एस्टिमेट करके हम पहले उसको इंजन और एयर फ्रेम में से अलग करके एक अलग कंपोनेंट बना देंगे। तो इससे होगा क्या, टोटल पे इसका कोई इफेक्ट नहीं आएगा। और अब आप जरा देखें कि इंजन और एयर फ्रेम में से ओवरहॉलिंग कंपोनेंट अलग करने के बाद 18, यहां बचा 9 और यहां बचा 3, तो टोटल एयरक्राफ्ट की कॉस्ट तो वही 30 रही ना बेटा। इसका मतलब यह है कि ओवरहॉलिंग को मैंने अलग से कैपिटलाइज तो नहीं किया ना, ये कैपिटलाइज कर दिया। इस कंपोनेंट को तो मैंने उसी में से निकाला है जो कंपोनेंट्स मेरे पास पहले से मौजूद थे। रिस्पॉन्स कर दें प्लीज बेटा, रिस्पॉन्स कर दें, टेक्निकल बात कर रहा हूं बहुत ज्यादा बेटा। अब क्या करें, अब ओवरहॉलिंग कंपोनेंट अलग करने के बाद आप सिंपल डेप्रीसिएशन वर्कआउट करें। और वो कैसे वर्कआउट करें कि 18 को डिवाइड करें आप 20 से, 9 को आप डिवाइड करें बेटा 10 से, और 3 जो कि ओवरहॉलिंग कंपोनेंट है इसको डेप्रिशिएट करें आप ओवरहॉलिंग की लाइफ से। कि मतलब जैसे जैसे जहाज इस्तेमाल होता जाएगा तो जहाज का ओवरहॉलिंग कंपोनेंट जो है वो डेप्रिशिएट हो जाएगा। तो जब 3 साल के एंड पर जहाज का ओवरहॉलिंग कंपोनेंट फुली डेप्रिशिएट हो जाएगा तो फिर मुझे ओवरहॉलिंग करवानी पड़ जाएगी उसको रिफिल करने के लिए। जैसे फ्यूल टैंक होता है ना, मैं फ्यूल डलवा देता हूं, तो जब फ्यूल टैंक खाली होगा तो मैं उसको रिफिल करवाऊंगा ना दोबारा। इस तरह मेरा एयरक्राफ्ट फुली फिट है, तो जब इस्तेमाल होने से उसकी फिटनेस में आहिस्ता आहिस्ता कमी वाकया होगी, तो एक पॉइंट आएगा जब मुझे उसको दोबारा फिट करवाना पड़ेगा। यस और नो, जवाब दें। तो 18 डिवाइड बाय 20 आंसर क्या आया बेटा, 0.9। प्लस 0.9 प्लस 1, तो जहाज पर टोटल डेप्शन कितनी चार्ज हुई, 0.9। 0.9 क्या हो जाएगा बेटा, 1.8, 2.8। तो हमने ईयर 1 में 31 दिसंबर 2018 के एंड पर इस जहाज पर कितनी टोटल डेप्शन चार्ज की, 2.8 की डेप्शन चार्ज की। हालांकि ये पॉइंट I-16 का है बेटा, लेकिन मसला ये है कि FAR-1 वालों के सर पे तो ये ऐसा बाउंसर है, ऐसा बाउंसर है कि उनका सर दर्द करने लग जाएगा। मसला ये, तो ये बात तो FAR-1 में करना बड़ी मुश्किल बात है मेरे हिसाब से, तो क्योंकि उनको पहले ये 37 कौन समझाएगा वहां पर। 37 तो वैसे अपनी जगह पर एक स्टैंडर्ड है, लेकिन ये डिस्कशन I-16 में एग्जिस्ट करता है बेटा, ओवरहॉलिंग वाला। हुसैन कह रहा अभी भी तो बाउंसर पड़ गया सर मेरे सर पे से। क्या कहते हो हुसैन? हाँ भाई जवाब दो यार, फराज, हुसैन, जुनेद, हमजा, अब्दुल समद, समझ तो आया है? चलो
वो वीडियो गेम की वजह समझ में आ गया है बेटा, है ना। वो वीडियो गेम में गाड़ी जब यूज होती है तो उसकी रिपेयर मेंटेनेंस जो है वो ड्यू हो जाती है। अच्छा, अब ये एग्जाम्पल लेकर उस आखिरी लाइन को हम दोबारा पढ़ेंगे। नीचे से थर्ड लाइन है ना, इंस्टेड, तब इस लाइन को समझ जाओ। अब इंशाल्लाह तुम्हें लाइन समझ में आएगी। इंस्टेड ऑफ अ प्रोविजन बीइंग रिकॉग्नाइज्ड, द डेप्रिसिएशन ऑफ द एयरक्राफ्ट टेक्स प्लेस या टेक्स अकाउंट ऑफ द फ्यूचर इंसिडेंट्स जो एयरक्राफ्ट के यूजेज से मुस्तकबिल में मुझे ओवरहॉलिंग करनी पड़ेगी, उस ओवरहॉलिंग कंपोनेंट को मैं क्रिएट करूं। फ्यूचर इंसिडेंट्स ऑफ मेंटेनेंस कॉस्ट दैट इज अमाउंट इक्विवेलेंट टू द एक्सपेक्टेड मेंटेनेंस कॉस्ट इज डेप्रिशिएटेड ओवर 3 years। अब बोलो भाई, क्या ये लाइन समझ में आई? ठीक है जी, तो ये आपके सामने है बेटा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात आपको समझ में आ गई बेटा, लेकिन ये मुश्किल बात है बहुत, मेरे हिसाब से तो समझाना मुश्किल है। ठीक है बेटा, तो ये इलस्ट्रेशन सारी क्या होती है, कंप्लीट होती है यहाँ पर आके। अब एक इलस्ट्रेशन रहती है इसमें वैसे भी, और वो कौन सी इलस्ट्रेशन है? वो है लास्ट इलस्ट्रेशन, क्लोजर ऑफ अ डिवीजन। इसका ताल्लुक IS 10 से भी है और इसका ताल्लुक जो है IS 37 से भी है। तो यहां पर एक टॉपिक है रीस्ट्रक्चरिंग का, तो इसको मैं उस रीस्ट्रक्चरिंग के टॉपिक के साथ क्या करूंगा, कनेक्ट करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो रीस्ट्रक्चरिंग जब पढ़ेंगे तो इसको इन डिटेल पढ़ते हैं फिर यहां से। वैसे ओवरऑल मैंने तकरीबन सारी इलस्ट्रेशंस क्या कर दी, कंप्लीट कर ली। अब थोड़ा बहुत टेक्निकल एरिया आपसे डिस्कस करना है। यानी अब तक जो हमने डिटेल में पढ़ा है, पता हो क्या पढ़ा है? प्रेजेंट ऑब्लिगेशन एज अ रिजल्ट ऑफ पास्ट ऑब्लिगेटिंग इवेंट। अब आउटफ्लो प्रोबेबल कैसे होगा, कब होगा, ये पढ़ना है। और रिलायबल एस्टीमेट के ऊपर बात करनी है कि रिलायबल एस्टीमेट कैसे बनते हैं। और फिर रीस्ट्रक्चरिंग है, और एक और चीज है उसका नाम क्या है, ऑनरस कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट। तो वैसे ये स्टैंडर्ड बहुत लेंदी है, अगर इसको जल्दी में पढ़ा जाएगा तो फिर समझ में कुछ नहीं आने वाला। और आई कैप का फेवरेट टॉपिक है, लोग इग्नोर करते हैं, पेपर में आता है, या लोग भागते हैं तो ये स्टैंडर्ड उनके पीछे पीछे आता है। तो उम्मीद करता हूं बेटा ये सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। वही वेटेज है बेटा सारी की सारी। तो इसको इंशाल्लाह यहाँ पे स्टॉप करेंगे, बाकी बातें अगली क्लास में होंगी आपसे। ओके, अल्लाह हाफिज।